Welcome viewers. I welcome all the students, teachers, whoever are listening to my videos. I welcome everybody. पिछली वीडियो में मैं आप लोगों को 10th क्लास की जो 6th यूनिट है बायोडाइवर्सिटी, उसका ए रीडिंग कुछ पैराग्राफ्स कंप्लीट करे थे अपन, उसका एक्सप्लेनेशन और रीडिंग आज के वीडियो में उसी का कंटिन्यूएशन लेंगे इंशाल्लाह। तो हम पिछली क्लास में जो लिए थे क्या था, वो वंगरी माथाई जो है एक एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट है, वो अफ्रीका के हैं, और उनका इंटरव्यू जो है NHK रेडियो जापान वाले ले रहे थे। वो इंटरव्यू अपन ये लेसन में देख रहे थे, ठीक है। तो कहाँ तक हुआ था वो, तो वंगरी माथाई एक कैसे मिसाल दे रहे थे उसको, बोल दो अफ्रीका का स्टूल जो बनता है उसके 3 पैर होते हैं। अपने पास यहाँ पर स्टूल जो बनते हैं उसके 4 पैर होते हैं, लेकिन अफ्रीका में 3 पैरों वाला स्टूल होता है, वो बता रहे हो ना। और वो स्टूल को कैसे कंपेयर कर रहे हैं, किससे मसावत कर रहे हैं उसकी, कि एक पैर जो है पीस का है, अमन का है, दूसरा पैर जो है गुड गवर्नेंस का है, अच्छी गवर्नमेंट का, और तीसरा जो है बराबर तकसीम होना, हर जो भी ज़राए हैं, कुदरती ज़राए हैं, उन सब का बराबर तकसीम होना। ये 3 पैर अगर उसके रहे तो उसके ऊपर जो बेस डाल सकते हैं वो बेस होता है, क्या का बेस होता है, वो डेवलपमेंट का, तरक्की का, किसी भी मुल्क की तरक्की उसी पे डिपेंड करती है। ये बताए थे पिछले क्लास में, अपन देखे थे ये। अब अगला देखेंगे, और क्या बता रहे थे कि अपन जो है ये जो भी रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेज, जो भी कुदरती ज़राए हैं, इनको हम बराबर तरीक़े से नहीं इस्तेमाल करके, इसको कुछ लोगों जो पावर में हैं, जो पॉलिटिकल पावर होल्ड करते हैं, ऐसे लोगों के हाथ में दे दिए हैं कि वो पूरी तरीके से इस्तेमाल कर लें, और बाकी के लोग सब उससे महरूम हैं और ख़ामोश हैं। अब ये NHK रेडियो वाले जो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, वो क्वेश्चन देखेंगे क्या है। व्हाट वाज द एनवायरनमेंट लाइक व्हेन यू वर यंग एंड हाउ डिड यू गो अबाउट सेविंग इट। क्या पूछ रहे हैं यहाँ, जब आप छोटे थे तो एनवायरनमेंट, माहौल कैसा हुआ करता था। ये माहौल का मतलब है कि इंसान का बनाया है माहौल नहीं, कुदरती माहौल की बात है। मतलब कि झाड़ होते थे, या ये जो बिल्डिंगां बने हुए हैं आज ऐसा ही रहता था, या जंगलात रहते थे, ये सब अच्छा रहता था, उस माहौल की बात हो रही है यहाँ पर एनवायरनमेंट का मतलब। तो वो कैसा रहता था आपके बचपन में, और दूसरा कि वो आप लोग बचाने के लिए उसको कैसे बचा के रखते थे। अब देखिए वंगरी माथाई का जवाब क्या है यहाँ पर। When I was a child, which is almost more than 50 years ago, the environment was very pristine, very beautiful and very green. बोल रहे हैं कि जब मैं बच्ची थी, ये तकरीबन 50 साल पहले की बात बोल रहे हैं, मतलब कि इनकी एज जब 50 साल से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो जब मैं बच्ची थी यानी कि 50 साल से भी पुरानी, ज़्यादा पुरानी बात है। तो ये माहौल जो था बहुत ही अच्छा था, खुशगवार था, हर तरफ हरियाली रहती थी, हर तरफ जंगलात रहते थे, हरा भरा माहौल था, बहुत ही खूबसूरत माहौल था, बता रहे हैं। We were a British colony and the British government at that time started to clear cut the indigenous forest in our forested mountains because they wanted to establish commercial plantations of exotic species of trees such as the pines from the northern hemisphere and the eucalyptus from Australia. अब यहाँ क्या बता रहे हैं कि हमारा जो इलाक़ा था वो ब्रिटिश कॉलोनी था। ब्रिटिश कॉलोनी का मतलब कि आप लोगों को मालूम है कि इंडिया पे भी जो है सो ब्रिटिश लोगों का, अंग्रेज़ों की हुकूमत रही है तकरीबन 200 साल तक, और ये अंग्रेज़ जो है तकरीबन सारी दुनिया के कई मुख्तलिफ़ ममालिकों पर अपना कब्ज़ा कर लिए थे, अपनी हुकूमत जमा दिए थे। तो ये भी जो है इनका भी यहाँ पर एक ये इनका जो इलाक़ा था, इन्हों जहाँ पे रह रहे थे, वो भी एक ब्रिटिश का ही कब्ज़े में था। ब्रिटिश कॉलोनी मतलब कि ब्रिटिश की हुकूमत जहाँ पर चलती थी, अंग्रेज़ों की जहाँ हुकूमत चलती थी, वैसे मुल्कों को ब्रिटिश कॉलोनी बोलते थे। तो इन्हों ये बता रहे हैं कि इनका भी जो था वो एक ब्रिटिश हुकूमत ही थी वहाँ पर भी। तो ये लोग ब्रिटिश वाले क्या करे थे इनके इलाक़े में, कि जो भी इंडिजीनियस मतलब कि इलाक़ाई
उनके इलाके में जो भी पेड़ पौधे हुआ करते थे उन सबको काट दिए। काट दे के क्या करे, कमर्शियल ट्रीज एंड प्लांट्स। कमर्शियल मतलब कि जिससे ज़्यादा मुनाफा हासिल हो, जो वो पेड़ पौधे जिनसे ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है, जो ज़्यादा कीमत में बिकते हैं लोगों दूसरे मुल्क में, जो इसको एक्सपोर्ट किया जा सकता है और ज़्यादा पैसा कमाया जा सकता है, ऐसे पेड़ पौधों को बोलते हैं कमर्शियल। तो अंग्रेज़ क्या करने लगे, इनके मुकामी इलाकाई जो भी पेड़ पौधे थे उन सबको काट दे के वो दूसरे एक्सोटिक मतलब के दूसरे मुल्क से लाए हुए, जो अपने मुल्क में नहीं होते, दूसरे मुल्क से लाके अपने मुल्क में लगा के जिनको बढ़ाते हैं, ऐसों को बोलते हैं एक्सोटिक प्लांट्स। ये लाके अंग्रेज़ लाके जमा यहाँ पर उगाना शुरू कर दिए। जैसे कि मिसाल के तौर पे नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर मतलब कि आप लोगों को मालूम है, आप लोग ग्लोब अगर देखेंगे, ग्लोब मालूम है ना, ग्लोब क्या है, एक दुनिया का एक छोटा सा नमूना होता है ग्लोब। आप लोग सभी स्कूल में देखे ही होंगे। ग्लोब में बीच में से एक लाइन आती है जिसको इक्वेटोरियल लाइन बोलते हैं। इक्वेटोरियल मतलब कि ग्लोब को दो बराबर हिस्सों में तकसीम करती है, ऊपर का और नीचे का। तो ऊपर के हिस्से को बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, नीचे वाला हिस्सा होता है सदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, तो ये लोग क्या करें, अंग्रेज़ वहाँ पर ऊपर का जो आधा हिस्सा है उसको बोलते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से पाइन के झाड़ लेके आए और वो लाके इनके इलाके में लगाए। और ऑस्ट्रेलिया से जो है यूकैलिप्टस मतलब कि इरंडी के झाड़, ये लाके जो है ये भी लाके ऑस्ट्रेलिया से इनके प्लेस में वो उगाना शुरू करी, उसकी फसल करना शुरू कर दी। उसकी मतलब कि ऐसे बड़े बड़े पेड़ जो है लाके लगा दिए जिससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकते थे। आप लोगों को मैं जो भी डिफ़िकल्ट वर्ड्स इसमें आ रहे हैं उसके मीनिंग्स भी बताते जा रही हूँ, आप लोग लिख लीजिए। यूकैलिप्टस मतलब कि इरंडी का, पाइन बोल तो पाइन भी एक किस्म का पेड़ होता है वो, और एक्सोटिक मतलब के दूसरे मुल्क से जो ला के अपने पास लगाते हैं उसको बोलते हैं एक्सोटिक। यानी कि एक्सपोर्ट करके, एक्सपोर्ट करना मैं एक्सपोर्ट मतलब के दूसरे मुल्क से जो लिए जाते हैं वो, उनको बोलते हैं एक्सोटिक प्लांट्स, या कोई भी चीज़ है एक्सोटिक बोलते हैं। These trees are very nice, they grow tall and they grow very fast, but as they grow they destroy all the local biological diversity. All the flora and fauna disappeared. So although we were getting commercial timber for the growing timber industry, we also destroyed our local flora and fauna. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि ये जो झाड़ ला के लगाए थे ये लोग पाइन के और यूकैलिप्टस के, बहुत ही अच्छे झाड़ थे, बहुत जल्दी बढ़ते थे, बहुत बड़े होते थे ये जल्दी से। लेकिन इससे होता क्या था कि इनके इलाकाई जो पेड़ पौधे थे उनको जगह नहीं मिल के वो पूरे बर्बाद हो गए। और जाहिर सी बात है, जानवर भी जब रहते हैं किसी भी जंगल में कहीं भी, तो उन लोगों के जो खाने के लिए सही चीज़ें हैं वो खाने को रहे तो ही जानवर रहता, अगर वो नहीं रहा तो जानवर भी वहाँ पर नहीं रहता। तो इससे क्या हुआ, इससे बाहर से जो पेड़ पौधे ला के लगा दिए अंग्रेज़ लोग, तो इससे ये हुआ कि उनका इलाकाई जो पेड़ पौधे थे वो बर्बाद हो गए, वो ख़त्म हो गए, और उसके साथ साथ ही वहाँ पर जीने वाले जानवर भी ख़त्म हो गए। फ्लोरा मतलब कि इलाकाई जो भी पेड़ पौधे उगते हैं उनको फ्लोरा बोलते हैं वहाँ का। फौना मतलब कि जो जानवर उनके इलाके में पाए जाते हैं वो जानवरों को फौना बोलते हैं। हाँ, अलग बात है कि ये पेड़ इतने ऊंचे उगते थे और इतना जल्दी उगते थे कि इससे इनकी टिम्बर इंडस्ट्री मतलब कि लकड़ी से जो भी सामान बनाया जाता था इंडस्ट्रियों में, ऐसे इंडस्ट्रीज़ की बहुत ही तरक्की हुई, लेकिन जो इलाकाई थे सब कुछ ख़त्म हो गया। As a result, these forests, which were the water towers, were no longer able to contain water. So when the rains fell, the water ran downstreams and ended up in the lakes and oceans instead of going down into the underground reservoir so that it could come back to us in the form of rivers. अब ये जंगलात जो पहाड़ियों पे जंगल हुआ करते थे, इन्हीं जंगलों की वजह से बारिश होती थी। जैसा ही जंगल काट दिए तो हो गया क्या, यहाँ पर बारिश का भी ख़त्म हो गया, बारिश भी ख़त्म हो गया। दूसरी चीज़, अगर बारिश होती भी थी तो क्या होता है, जहाँ पर जंगलात होते हैं मतलब कि बड़े बड़े पेड़ होते हैं, पौधे होते हैं, वहाँ की ज़मीन जो है पानी को अपने में जज़्ब करती है। क्यों जज़्ब करती है और ख़ाली ज़मीन क्यों नहीं करती? देखिए, आप लोग अगर साइंस में पढ़े हैं तो उसमें क्या है, जो रूट्स होते हैं, जो जड़ें होती है झाड़ों की, वो जड़ों में पानी को अपने में जज़्ब करने की बहुत ताकत होती है, और इस तरीके से वो ज़मीन में भी पानी खींच के रखती है। अगर पेड़ पौधे नहीं रहे तो पानी जज़्ब करने की ताकत ज़मीन में कम होती है और पानी क्या होता, बह जाता है।
ठीक है। तो इसी वजह से जैसे जंगलात काट दिए अंग्रेज़ लोग, इनके पास भी जो है सो वो पानी और ये बड़े बड़े जंगलात जो थे, जो पहाड़ियों पे के जंगलात, यही इन लोगों के लिए पानी को जज़्ब करके रखने का एक ज़रिया था। जंगलात काट दिए तो क्या हुआ, अब वो ज़रिया भी ख़त्म हो गया, अब ज़मीन में पानी जमा होना ख़त्म हो गया। उससे क्या हुआ, पानी बहने लगा, बजाय इसके कि वहाँ पर जमा होता और बाद में जो है सो उसमें से निकल के नदियाँ भरती थी इनकी। One thing we noted is that not only did the rain patterns change, became less, but also the rivers started drying up. और एक चीज़ ये लोग क्या महसूस करें कि सिर्फ जो है यहाँ पे बारिश का एक जो जिस तरीक़े से बारिश का होना चाहिए, जो मौसम में होना चाहिए, वो भी बदल गया। उतना ही नहीं, और बारिश कम भी हो गई। उसके अलावा और ये हुआ कि इनके जो नदियाँ हुआ करते थे वो नदियाँ भी सूखने लगे। We lost our local biological diversity, so that's a lot of damage to our environment. अब लोकल डाइवर्सिटी जो थी, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी मतलब कि मुख्तलिफ़ किस्म का जो पेड़ पौधे होते थे या जानवर होते थे, ये सब कुछ ये लोगों का ख़त्म हो गया था। अब ये बहुत बड़ा इनके एक माहौल के लिए बहुत बड़ा नुकसान था, डैमेज था। That is why in 1975 at the very first United Nations Conference for Women in Mexico, many of the women were saying, we need food, we need water, we need clean drinking water, we need fodder for our animals. तो जब पहली मर्तबा 1975 में यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस हुआ था, जो ख़ास करके ख़वातीन के लिए था, वीमेन। अच्छा, एक बात यहाँ पर मैं बता दूँ आप लोगों को, WOMEN जो पढ़ रहे हैं हम, इसको क्या पढ़ रहे हैं, WO रहने के बावजूद भी वीमेन पढ़ते, वी पढ़ते, इसको वो नहीं पढ़ते। क्यों बोलिए आप, ये क्या है, वीमेन जो है जमा है, औरतें, ठीक है। इसका वाहिद क्या होता है, वुमेन। वुमेन के स्पेलिंग क्या होते हैं, WOMAN। जब हम खाली MAN अगर लिखेंगे तो वहाँ पर कैसे पढ़ते, अपन मैन पढ़ते, ठीक है। लेकिन वुमेन WOMAN लिखे तो वहाँ पे वुमैन नहीं पढ़ते, अपन वुमेन पढ़ते, ठीक है। तो इसलिए वुमेन, जब हम MAN को वुमेन ही पढ़ रहे हैं तो MEN को अपन क्या पढ़ते, मैन पढ़ते, मगर यहाँ पे MAN भी रहने के बावजूद वुमेन ही पढ़ रहे हैं। तो जब इसका प्लूरल यानी कि जमा लेते हैं WOMEN, तो हम इसको पढ़ना है वीमेन। WO को भी वी से लगा के पढ़ना। यहाँ पे ये फ़र्क इधर ला रहे हैं हम, क्योंकि मेन में तो कोई फ़र्क नहीं कर सकते, मेन ही है, इसलिए ये पढ़ते हैं हम वीमेन। वीमेन मतलब कि वुमेन की जमा है, वुमेन वाहिद है और वीमेन प्लूरल फॉर्म मतलब कि जमा होती है वुमेन की। कहाँ पे हुआ था ये कॉन्फ्रेंस, मैक्सिको में हुआ था। कब हुआ था, 1975 में हुआ था। तो वहाँ पर इन्होंने बोल रहे हैं कि मेनी ऑफ द वीमेन वेर सेइंग, बहुत सारी औरतें, ख़वातीन क्या बोल रहे थे, वी नीड फूड, हमें खाना चाहिए, वी नीड वाटर, हमें पानी चाहिए, वी नीड क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, हमें साफ़ सुथरा पीने का पानी चाहिए, वी नीड फॉडर फॉर आवर एनिमल्स, हमें हमारे जानवरों के लिए चारा चाहिए, ग़िज़ा चाहिए। फॉडर जो है वो जानवरों को जो खिलाया जाता है उसको बोलते हैं फॉडर। हम जो खाते हैं वो फूड होता है, जानवरों को डालते हैं, चाहे मुर्गियों को हो, चाहे जानवरों को हो, चाहे चौपाइयों को हो, जो कुछ भी डालते हैं उसे फॉडर कहते हैं। एंड आई वॉज वॉन्डरिंग व्हाट हैज़ हैपेंड। अब यहाँ पर वंगरी माथा ही बोल रहे हैं कि आई वॉज वॉन्डरिंग, WONDERING। वॉन्डरिंग का मीनिंग होता है हैरान हो जाना। मैं हैरान थी कि क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, खाना नहीं है, पानी नहीं है, ये सारी बातें सुन के ख़वातीन से मैं हैरान हो गई थी। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को और एक भी बता दूँ, देखो WONDER वॉन्डर होता है, वॉन्डर मतलब कि हैरान होना। अगर W के बाद में O जो है, O हटा के A लगा दिए ना, तो उसका मतलब बिल्कुल ही बदल जाता है, वो होता है वॉन्डरिंग। उसको भी वैसे ही पढ़ते हैं वॉन्डरिंग, वाई आर यू वॉन्डरिंग, इधर उधर खाली बेमकसद के जो घूमते रहते हैं ना, खाली गलियों में या घर में या कहीं भी, उसको बोलते हैं वॉन्डरिंग, ठीक है। स्पेलिंग में ज़्यादा सिर्फ A और O का फ़र्क है। O आ गया तो हैरान हो जाना है, A आ गया तो बेवजह के घूमते रहने को, फिरते रहने को बोलते हैं वॉन्डरिंग। What has happened? क्या हो गया है? These are things that were there 20 years ago when I was a child. अभी ना बोलें ये सब तो था जब मैं बच्ची थी, 20 साल पहले ये सारा था। आज ये लोग जो पूछ रहे, ये सब कुछ तो था जब मैं छोटी बच्ची थी, 20 साल पहले की बात बता रहे हैं।
The environment had changed, and that's when I started this campaign to restore the vegetation and to restore the land and to rehabilitate the forests. तो जब इनको मालूम था कि माहौल पूरा बदल चुका है, तो जब इन्होंने सोचे कि ये सारा जो है एक कैंपेन शुरू करें। कैंपेन मतलब कि किसी एक काम को करने के लिए, कुछ मकसद को पूरा करने के लिए जो एक ग्रुप बनाया जाता है, एक ग्रुप बोल के नहीं, कई ग्रुप्स बना सकते हैं, उसे बना के उस मुहिम पे काम करना। जो ख़ास मकसद आपको हासिल करना है उसके लिए उस पे काम करने को बोलते हैं कैंपेनिंग। तो ये शुरू करें किसके लिए? वेजिटेशन मतलब कि पेड़ पौधे लगाना, रेस्टोर द लैंड, ज़मीन को अच्छी ज़रख़ेज़ बनाना, और फिर रिहैबिलिटेट द फॉरेस्ट मतलब कि जो जंगलात काट दिए गए हैं उन जंगलात को फिर से बड़ा करना, उगाना। नाउ रेडियो जापान जो पूछ रहे हैं, देखिए सवाल है यहाँ पर, व्हाट हैपेंड व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग विद द वीमेन? जब आप, व्हाट हैपेंड क्या हुआ, व्हेन जब, यू आप, स्टार्टेड शुरू कर दिए, वर्किंग काम करना, विद द वुमेन ख़वातीन के साथ, क्या हुआ जब आप ख़वातीन के साथ काम करना शुरू करें? वंगरी माथाई, WM जो है अपन शॉर्ट में पढ़ रही हैं, लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वंगरी माथाई का जवाब है यहाँ। वेल, द फर्स्ट टाइम व्हेन आई टोल्ड देम, अब यहाँ पे कोटेशन स्टार्ट हो रहे हैं, देखिए ऊपर जो इन्वर्टेड कॉमास है, यहाँ पर ये इन्वर्टेड कॉमास देने का मतलब वो है कि वो जो लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास के बीच में, वो उनसे डायरेक्टली बोले हुए बातें हैं, वो जैसा हम उन्होंने बोले थे वैसा ही लिखा हुआ है यहाँ पर। मतलब कि पता नहीं उनकी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज में बोले थे, यहाँ पर इंग्लिश में लिखा हुआ है ये, लेकिन वो सेम वर्ड्स वही है जो वो जवाब दिए थे। वेल, द फर्स्ट टाइम व्हेन आई टोल्ड देम, हाँ, वेल मतलब कि हाँ, जब पहली बार मैं ख़वातीन से ये बोली, क्या बोले देखो, लेट अस प्लांट ट्रीज, क्या बोले ना, हम पौधों को बोएंगे, झाड़ों को बोएंगे। झाड़ तो नहीं बो सकते, पहले पौधा ही बोना पड़ता है, पौधे छोटे से बड़ा होता है झाड़। द वीमेन सेड दे डिड नॉट नो हाउ टू प्लांट ट्रीज, औरतें क्या बोले, हमको नहीं आता कैसे बड़ा करते, झाड़ों को कैसा उगाना नहीं आता। So I asked the foresters to come and teach them, but they were very complicated. They are professionals. तो जब औरतें इनसे बोले कि हमको पेड़ पौधे लगाना नहीं आता, तो इन्होंने क्या करे, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को मिल के बोले कि हमारे ख़वातीन को आप लोग आके ज़रा सिखाइए कि झाड़ कैसा लगाते हैं, पेड़ पौधे कैसा उगाते हैं। लेकिन हुआ क्या, फॉरेस्टर्स को क्या रहता, फॉरेस्टर्स देखिए पढ़े लिखे लोग रहते हैं, उनका एक डिप्लोमा। अब यहाँ पर मैं आप लोगों को एक मिसाल दे दूँ, एक कॉमन मिसाल दे रही हूँ मैं आप लोगों को, ताकि सही समझ सके कि प्रोफेशनल्स में अनप्रोफेशनल्स में फ़र्क क्या होता है। देखिए लोग जो है फ़ैशन डिज़ाइनिंग करते, मतलब कि कपड़ों का अच्छा फ़ैशन से सीना सीख लेते हैं, जाके कहीं ट्रेनिंग लेते हैं 2 साल की, कभी 4 साल की, लेके अच्छे से डिज़ाइनर बनते हैं। और इनके पास जब हम जाके कपड़े सिलाएंगे तो ये लोग क्या करते हैं, टेप से हमारा साइज़ लेते हैं, टेप से साइज़ लेते हैं, ये साइज़ यहाँ से इतना है तो यहाँ से कितना, वो मेजरमेंट ये लोग लिख ले के फिर बाद में वो मेजरमेंट के हिसाब से कपड़े काटते हैं, काट के वो सीते हैं। वो क्या है, एक ट्रेंड और एक डिप्लोमा वाले, मतलब कि सही जानकारी जिसकी लिटरेसी के थ्रू लिए, उन लोगों का काम है। और देखिए थोड़ी कुछ ख़वातीन रहते हैं, आप लोग देखे होंगे, कपड़े जब सीने जाते हैं तो उन लोगों को ये सब टेप लेना, वो मापना, ये मापना नहीं, सीधा एक पुराना ड्रेस लेते, एक पुराना शर्ट लेते, नए कपड़े पे रखते, वो हिसाब से डाल लेते, चौकपीस से या किसी से डाल लेते हैं, डाल लेके उसको शर्ट के ऊपर के हटा दे के ये कटिंग, ये जो डाल लिए पेंसिल से उसके हिसाब से ये काट लेते हैं, और ये भी सीते हैं, ये भी तो शर्ट बन जाता है। लेकिन फ़र्क ये होता है, अगर आप ऐसे लोगों को जो ऐसा शर्ट पे, एक कपड़े पे पुराने कपड़े को रख के कटिंग करके आप सींगे, इसमें फ़र्क रहता है। अगर आपको जो है सब, जैसे कि अपन पढ़े लिखे नहीं है, अपने को कुछ भी नहीं आता, मेजरमेंट नहीं मालूम है, कैसा आप कुछ क्या करना नहीं मालूम, कोई आके बता दिए कि ऐसा ऐसा करना, वो तो नहीं समझ में आता। जब तक कि आप लोगों को सही मेजरमेंट कैसा लेते, कि डिप्लोमा होता है उसका, एक तालीम होती है उसकी। तो ये क्या है, फॉरेस्टर्स जो कर रहे हैं वो पूरा मेजरमेंट टेप से लेके माप के जो पूरे रीडिंग लेके कर रहे हैं, वो होता है फॉरेस्टर्स का बताना। अब ये ख़वातीन जो थे यहाँ के पूरे अनपढ़ लोग थे, जिनको बिल्कुल पढ़ना लिखना नहीं आता था, तो क्या वो फॉरेस्टर्स बताए सो जो तरीक़ा है उसको ये लोग समझ सकेंगे? नहीं समझ सके।
क्योंकि वो बहुत ही मुश्किल होता है। जाहिर सी बात है, जब अपन शर्ट पे एक कपड़े पे शर्ट रख दिए, सीधा जो है गला कैसा है, मोंढा कितना है, साइज़ कितना है, लंबान कितनी है, चकलान कितनी है, ये सब जो है सो उसके शर्ट के हिसाब से डाल ले रहे हैं, आप काट दे रहे हैं, ईजी हो जा रहा है। उसके बजाय अगर आपको बोलेंगे कि ये लेंथ 40 है, आर्म्स जो है 8 है, ये शोल्डर जो है 8.5 है, ये सब बोले तो कहाँ से समझ में आता? जो पढ़े लिखे नहीं हैं उनको क्या से समझ में आता? और ये सब कहाँ पे किसको क्या बोलते हैं नहीं मालूम होता। तो ये मुश्किल हो जाता है अनपढ़ लोगों के लिए। उसी तरह अनपढ़ ख़वातीन ये जो थे इनके साथ के, उन लोगों के लिए भी ये मुश्किल था कि फॉरेस्टर्स आके एक तरीक़े से उनके डिप्लोमा के हिसाब से जब बता रहे थे झाड़ों को कैसे लगाना, कैसे बड़ा करना, ये ख़वातीन को नहीं समझ में आया। It became very complicated for ordinary illiterate women, so I told the women, we shall use our sense, common sense, and just do what we do with other seeds. तो जब ये फॉरेस्टर्स जो बता रहे थे वो जो है इनको समझ में नहीं आ रहा था, ये लोगों को, औरतों को। तो इन्हों क्या बोले, वंगरी माथा इन्हों औरतों से क्या बोले, ठीक है ये छोड़ दो, हम बस अपना कॉमन सेंस यूज़ करके अपन ऐसे ही उगाएंगे पेड़ पौधों को जैसे कि अपन पहले उगाते थे। दूसरे झाड़ों को, दूसरे बीजों को भी डाल के जिस तरीके से अपन उगाते ना, उसी तरीके से करेंगे। Women work on the farms. They are the ones who plant. They are the ones who cultivate. They are the ones who produce food. So I told them that seeds of trees are like any other seeds. So if they were to treat these trees seeds the same way they treat other seeds of food crops, there is no difference. अब यहाँ पर क्या बोल रहे हैं ना कि हम एक अपना कॉमन सेंस यूज़ करके जो है झाड़ों को उगाएंगे। क्यों? आप देखिए जनरली जो खेतों में काम करने जाते हैं, जो खेती करते हैं, वो ज़्यादातर ख़वातीन होते हैं। ठीक है, खेत का हर काम तकरीबन गांव में जाके अगर आप लोग देखेंगे मालूम होगा कि खेतों का जो भी काम है मैक्सिमम 90% से ज़्यादा काम ख़वातीन ही करते हैं, मर्द हजरात नहीं करते। मर्द हजरात जो काम करते हैं बस वो एक ही होता है कि वो स्प्रे डालना होता है, दवाओं का पेस्टिसाइड्स डालते हैं कीड़ों को मारने के लिए, या ज़्यादा फसल अच्छी उगे उसके लिए भी जो डालते हैं फर्टिलाइज़र्स, वो काम ही सिर्फ मर्द हजरात करते हैं। वरना बीज बोना, फिर बीज बोने के बाद में जो छोटे छोटे पौधे उग जाने के बाद में फिर उनको उखाड़ के फिर इक्वल डिस्टेंस से, जितना डिस्टेंस चाहिए झाड़ को बड़ा होने के बाद में, वो डिस्टेंस से फिर दोबारा पेरते, फिर दोबारा ज़मीन में लगाते हैं ये पौधे। ये करना, फिर बीच में जो वीड्स उठते हैं, वीड्स मतलब कि जो जंगली झाड़ उठ जाते हैं ना बीच में भी, यहाँ पर वहाँ पर उनकी सफाई करना। मतलब अगर वो वीड्स रहें वहाँ पे तो फसल नहीं उठती, क्योंकि ज़मीन की ताकत जो है वो जंगली झाड़ भी ले रहा, तो सही ताकत इसको फसल को जो पौधे होते हैं उनको नहीं मिलती। इसलिए इनको भी ये जो झाड़ होते, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं, बीच में जंगली पौधे जो होते हैं ना, ये भी बीच बीच में जाके उखाड़ना रहता है। ठीक है, इसको गांव की लैंग्वेज में, खेती की लैंग्वेज में कलचई करना बोलते हैं। कलचई मतलब के वो जो वीड्स होते हैं, वीड्स मतलब के जंगली झाड़ जो होते हैं, इनको उखाड़ने को बोलते हैं। ठीक है, उर्दू वर्ड है ये, मतलब कि पता नहीं सिटी वाले समझ सकते या नहीं समझ सकते, लेकिन जहाँ पे खेती होती है, जो लोग ज़राअत से होते हैं, एग्रीकल्चर से कनेक्शन है जिनका, और वहाँ पर उनकी लैंग्वेज में क्या करना है, खेत में बोलते हो कलचई करना है, जंगली झाड़ा बहुत उठ गए, मतलब कि दीवाने जो झाड़ उठ जाते हैं बेकार के, वो झाड़ों को उखाड़ना, फेंकना। फिर उसके बाद में जब फसल पक जाती है तो फसल को काटना भी ख़वातीन ही करते हैं, और फिर सुखाने का काम भी ख़वातीन ही करते हैं। फिर वो जो सूख जाने के बाद में क्या होता है, वो पूरी जो ब्रांचेस रहते हैं ना उसके, मतलब कि झाड़ जो रहता है ना, वो झाड़ के साथ ही काट देते हैं ये लोग। अलग से अनाज को नहीं काटते, झाड़ पूरा झाड़ ही काट देते हैं, ज़मीन से छोटा सा छोड़ देते, छोड़ के ऊपर का जितना भी हिस्सा रहता है वो काट के सुखाते। सुखाने के बाद में क्या करते, फिर वो पकड़ के ज़मीन पे पटकते। पटकने से क्या है, सूखा हुआ जो भी दाना है अनाज का, वो दाना गिर जाता है उन झाड़ों से।
झाड़ मतलब कि कोई बड़ा झाड़ नहीं रहते, ये पौधे ही होते हैं फसल के, जो 4 महीने की फसल होती है, जिसमें ज्वार होती और क्या बोलते धान होते हैं। धान मतलब कि चावल जिससे निकलता है उसको धान बोलते हैं, वो होता है। बहुत सारे ऐसी दालें होती है, तिल होती है, ये सारी चीज़ें क्या हैं, इसी तरीके से काट के सुखा के इनको पटकते पकड़ के फिर तो दाना अलग हो जाता है, या फली अगर रही तो फली अलग गिर जाती है उससे। ये सारी चीज़ें जो भी फसल होती है, जितना भी काम होता है फसल का, मैक्सिमम ख़वातीन ही करती हैं। तो वंगरी माता भी यहाँ पर लोगों को ये सिखाए कि ये सब कुछ हम ही तो करते हैं, बीजों को लगाना, उनको उगाना। दे आर द वंस वो तो हम ही वो एक हैं, जो हम ही कौन है, ये ख़वातीन ही तो हैं जो ये सब करती है। जो सब खाना पूरा खेत में से लेके हंडी में तक लाके प्लेट में तक खाना कौन किससे तैयार होता है, ये ख़वातीन ही तैयार करती हैं। बीज डालती है, बीज उगते हैं, फिर उसमें दीवाने बीजों को उखाड़ देते हैं, फिर एक जगह से निकाल के फिर बराबर डिस्टेंस से इधर उधर लगाते हैं, फिर पौधे, फिर वो जब बड़े हो जाते हैं फिर जब उन लोगों को काटते हैं, फिर उसमें से अनाज निकालना, फिर ये सारे काम जो कुछ भी होते हैं, जहाँ से लेके पूरा बीज से लेके पूरा बर्तन में जब तक आता है खाना, पूरा काम ख़वातीन का ही होता है। तो बोले कि हम ये सब कुछ करते हैं ना, तो क्या इतना नहीं कर ले सकते? जैसा वो बीजों को हम जैसे फसल के बीजों को डालते हैं ना, उसी तरीके से ये बड़े बड़े पेड़ के जो बीज है ना, इसको भी वैसे ही करो। कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सिर्फ वक्त का फ़र्क होता है। ये अनाज जब उगाते हैं, 4 महीने की फसल होती है, 4 महीने में आपको अनाज बन के ज़मीन से, खेत से तैयार मिल जाता है। मगर ये जो बड़े झाड़ है ये सालों लेते हैं, सिर्फ फ़र्क है वक्त का, वरना आपको करना सब कुछ एक जैसा ही है। So if they were to treat these trees seeds the same, they were to treat मतलब कि उन लोगों को ये बीजों को भी, झाड़ों के जो बीजा है ना, उनको भी उसी तरह करना था जो उन्होंने फसल की बीजों के साथ करते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। I told them to look for old broken pots even and put seeds there. They will germinate and they will know these are the seedlings from the seeds they planted, and we gave them plastic bags to be able to put those seedlings and to nurture them, and when they were about half a meter long, then they could go and transplant them on their farms. तो वंगरी माता ही क्या बताए इन लोगों को कि आप लोग जो है फूटे हुए घड़े होते हैं ना, गांव में अक्सर क्या करते हैं, घड़ा मालूम है ना, मट्टी का जो पानी रखने का बर्तन होता है बड़ा, उसको घड़ा बोलते हैं। रंजन है, ये सब मालूम है आप लोगों को। जो पानी के लंबे जो बन जाते हैं वो रंजन बोलते हैं, और जो बारीक मुँह से आता है उसको सुराही बोलते हैं। तो इन्होंने यही बताया कि आप लोगों के फूटे हुए घड़े रहते हैं ना, उन घड़ों को लेके उसमें मट्टी डालो और उसके अंदर पानी डाल के बीजा डाल दो। अब उसके बाद में क्या होते हैं, उसमें छोटे छोटे जो मोलके निकलते हैं ना, उनको सीडलिंग्स बोलते हैं। जब बीज फूट जाता है पानी से, फूट के क्या होता है, ऊपर एक छोड़ता है और नीचे एक छोड़ता है। नीचे जो जाता है जर्मिनेशन बोलते हैं इसको, नीचे जो जाता है वो रूट मतलब कि जड़ बनता है, और ऊपर जो आता है वो स्टेम होता है, ट्विग होता है। पहले तो छोटा सा ट्विग निकलता है उसमें से, वो निकल के स्टेम मतलब कि ऊपर का हिस्सा जो होता है झाड़ का वो बनता है। ठीक है, जब बिल्कुल छोटा सा होता है उसको सीडलिंग्स बोलते हैं। ठीक, तो वो जब हो जाते हैं तो फिर इन्होंने क्या करे, वो हो जाने के बाद में सब के घरों में सब ख़वातीन को जो है प्लास्टिक के बैग्स दिए। आप लोग देखते होंगे कहीं भी गए तो नर्सरी में यहाँ वहाँ पे छोटे छोटे पौधे जो है प्लास्टिक के कवरों में रखे हुए रहते, जिसमें मट्टी भी रहती, मट्टी के अंदर पौधा रहता। ये उसी तरह से इन्होंने भी जो है सो प्लास्टिक के बैग्स दिए सबको कि आप ये पौधे जो सीडलिंग्स जो हो गए हैं, थोड़े थोड़े जो निकले हैं, वो जो है सो इसमें डाल के अब इसको थोड़े दिन रखो, ताकि इसमें जो है वो पौधा जो है तकरीबन आधे मीटर के उतना बड़ा हो गया अगर, तो फिर जब इसको लेके जाके ये कवर्स में जो भी पौधे हैं इन लोगों को लेके जाके अपने खेतों में, अपने खेतों के अतराफ़ जहाँ पर भी खाली जगह है वहाँ पर जो है सो इसको लगा दो, ताकि ये बड़ा पेड़ बन सके। इस तरीके से उन्होंने सिखाए। ट्रांसप्लांट मतलब कि फ़िलहाल तो वो पौधा कहाँ है, प्लास्टिक के बैग में है। ट्रांस मतलब कि वहाँ से निकाल के उसको, प्लांट मतलब कि बो देना, दूसरी जगह बो देना। तो कहाँ पे बोने के लिए बोलेंगे, अपने फार्म्स पे। फार्म मतलब कि अपने खेतों में या खेतों के आसपास में
कहीं भी आपको जहाँ जगह दिख रही वहाँ पर लगा दें। इन द बिगिनिंग इट वॉज डिफ़िकल्ट बट दे सून गेन कॉन्फिडेंस एंड दे बिकेम वेरी कॉम्पिटेंट फॉरेस्टर्स, सो आई कॉल देम फॉरेस्टर्स विदाउट डिप्लोमास। पहले पहले तो जाहिर सी बात है, कोई भी काम आप पहले करने जाते तो मुश्किल दिखती, लेकिन जब करते जाएंगे आपको ऐसी आदत हो जाती है और आप इतने परफेक्ट हो जाते। तो वंगरी माथा ही बोल रहे हैं कि इतने परफेक्ट हो गए थे ये ख़वातीन के, मैं इन लोगों को क्या बुलाते थे, फॉरेस्टर्स विदाउट डिप्लोमा। जैसे फॉरेस्टर्स जो डिप्लोमा हासिल करे सो वाले, जो उसमें इल्म हासिल करे सो वाले जितना परफेक्टली करते थे ना, उतना ही परफेक्टली ये ख़वातीन भी करने लगे, हालांकि इनके पास कोई डिप्लोमा नहीं था। तो इनको उन्होंने बुलाते थे फॉरेस्टर्स विदाउट डिप्लोमा। अब देखिए अगला सवाल इनको जो डाल रहे हैं, वाई डू यू थिंक दे रिस्पॉन्डेड सो वेल टू योर मैसेज। तो इन्हें बोल रहे हैं कि आप जब बोले उन लोगों को कि झाड़ा लगाएंगे वो करेंगे, तो वो लोग क्यों समझते आपके, वो लोग आपको रिस्पॉन्ड करें, आपकी बात पे तवज्जो दिया और उस पर अमल करना, रिस्पॉन्ड करना। वंगरी माथाई, देखिए हम इनके जवाब से पहले भी हम लोग ये समझ सकते हैं कि जाहिर सी बात है, जब आप किसी को बोलेंगे कि ये करो ये करो ये करो, करेंगे। क्यों करेंगे कोई भी? क्योंकि ज़रूरत उनको है, ज़रूरत है, हर चीज़ कराती है, ठीक है। इट वॉज ए नीड, क्या बोल रहे हैं, वो एक ज़रूरत थी। When the women said they needed firewood and building material, we responded to that need. Plant trees, then you will have trees for firewood. In the tropics, trees grow very fast. In 5 to 10 years, these trees serve as firewood, as building material. तो वंगरी माथाई क्या आंसर दे रहे हैं यहाँ पे, वो उनकी एक ज़रूरत थी। जब हम उनको बोले, जब उन लोग पूछ रहे थे कि हमको झाड़ चाहिए, हमको जलाने के लिए लकड़ी चाहिए, हमको घर बनाने के लिए, बिल्डिंग मटेरियल के लिए भी गांव में अक्सर ज़्यादातर जो है लकड़ी का ही इस्तेमाल होता है, वो चाहिए। तो हम बोले अगर आप लोग झाड़ों को लगाएंगे तो 5 से लेकर 10 साल तक आपको सब कुछ मिल जाएगा। जैसा हम बोले, जाहिर सी बात है, जब उनको कुछ हासिल करना है, उनको ज़रूरत है उस चीज़ की, तो वो लोग करेंगे और करे भी। और ट्रॉपिक्स का मतलब देखिए यहाँ पर मैं आप लोगों को बताई ग्लोब के बारे में। अभी ग्लोब होता है, उसके बीच में से जो लाइन जाती है इक्वेटोरियल लाइन, तो ये इक्वेटोरियल लाइन के 2 बाजू में नीचे और ऊपर का जो हिस्सा होता है उसको ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। और यहाँ पर ट्रॉपिकल रीजन में क्या है, सूरज की रोशनी बहुत ही तेज़ पड़ती है और बहुत ज़्यादा पड़ती है, और उतनी ज़्यादा पड़ती है कि वहाँ पर का जो पानी है जल्दी एवापोरेट होता है और बारिश भी ज़्यादा होती है। पानी जब ऊपर जाता है भाप बन के, तो वो बारिश भी ज़्यादा होती हैं। तो ये एक ऐसा इलाका होता है ट्रॉपिकल रीजन का जहाँ पर बारिश और धूप इतनी ज़्यादा रहती हमेशा कि यहाँ पर एवरग्रीन, मतलब कि कभी भी सूखे नहीं होते यहाँ के झाड़, और बहुत ही जल्दी जल्दी उगते भी हैं वहाँ पर। मतलब कि वहाँ का मौसम जो है, ट्रॉपिकल रीजन्स का मौसम इतना हमवार होता है झाड़ों को उगाने के लिए कि झाड़ बहुत ही जल्दी बड़े हो जाते हैं यहाँ पर। Once we had planted those trees, we saw the need for them to understand why we have to have good governance. So it became important to give them civic education so that they could understand how we govern ourselves, why we govern ourselves, the way we govern ourselves, why we are managing our environment the way we are managing it. अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, एक बार जब झाड़ा लगाना हो गया, बार बार तो जाके लगाना नहीं होता, आप एक बार लगा दिए, कुछ दिनों के लिए 1 महीना भर मेहनत करे, महीना 2 महीने करे, झाड़ों को लगा दिए। अब आपको 5 साल तक का इंतज़ार करना है, वो बढ़ के आपको फ़ायदा मिले तक, ठीक है। अब वो लगाने के बाद में दूसरा काम क्या करे इन्हों कि ख़वातीन जो क्योंकि अनपढ़ है, उन लोगों को अपने हक़ क्या है नहीं मालूम है, अपने फ़राइज़ क्या है नहीं मालूम है, अपने को अपना कंट्री, अपना मुल्क अपने को क्या क्या हुकूक़ देता है नहीं मालूम है, और मुल्क के तय अपना क्या फ़र्ज़ है ये भी नहीं मालूम, क्योंकि अनपढ़ लोग हैं। तो यहाँ पर इन्हों जो है इन लोगों को ये भी इल्म देना शुरू करे कि हम सिविक मतलब कि एज ए सिटीज़न, एक शहरी होने के नाते हमारा क्या हक़ है, हमारा क्या फ़र्ज़ है, ये इल्म भी लोगों को होना ज़रूरी था, ताकि आप अपना हक़ हासिल कर सके और आप अपने हक़ को पहचानें और उससे आप लोगों को गलत करने से रोक सकते हैं, ठीक है। तो लोगों में ये बताना शुरू कर दिए कि हमको अच्छी गवर्नेंस, मतलब कि अच्छे तरीक़े से हर चीज़ को सही तरीक़े से लेके जाना, सही हुकूमत का जो भी है
अपन अपने तरीक़े से कैसा अच्छे कर सकते हैं और क्यों करना चाहिए, अपने हक़ के लिए आवाज़ क्यों उठाना चाहिए, कैसे उठाना चाहिए, कहाँ पर, ये सारा इल्म भी जो है ये ख़वातीन को दे दिए। सिविक का, सिविक मतलब कि एक शहरी के जो भी इल्म होता है वो भी दिए लोगों को। और फिर बोले कि अपन ये एनवायरनमेंट को ये सब कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसकी भी वजह क्या है, इससे क्या फ़ायदा है, वो भी बताए। बिकॉज वी वर डीलिंग विद द एनवायरनमेंट, क्योंकि ये लोग किससे डील कर रहे हैं, माहौल से, एनवायरनमेंट से। वी गेव देम एजुकेशन बोथ इन सिविक्स एंड ऑल्सो इन एनवायरनमेंट। तो इन्हों ख़वातीन को जो है दो भी नॉलेज दिए कि एज ए शहरी एक सिविलियन के तौर पे आपकी क्या हक़ है ये भी बताएं, और एनवायरनमेंट को सही रखने का तरीक़ा क्या है ये भी सिखाएं। That made them understand clearly why they should take up the responsibility of protecting their environment, that it was not the responsibility of the government or the responsibility of somebody else to come and rehabilitate their environment on their own land. It's them, it's their responsibility. तो अब ये उन लोगों में इल्म दे दिए कि आपके हुकूक़ क्या हैं, आपके फ़राइज़ क्या हैं, सब बताने के बाद में सबको ये समझ में आ गया कि जो भी माहौल है इसको संभालना, इसको संवारना, फिर संभालना, ये सब हमारी ज़िम्मेदारी है। ना ही कोई हुकूमत आएंगी ये करने के लिए, ना कोई और आएगा, क्योंकि ये ज़रूरत हमारी है और ये मुल्क हमारा है, ये जगह हमारी है, इसको संवारना हमारा ही काम है, बजाय इसके कि हम किसी को देखते रहे कि हमको जाके कॉन्फ्रेंस में बोले हमको वो होना, हमको ये होना, हमको ये होना, वो तो कोई लाके देने वाले नहीं है। हमको अपने से ही करना है और फिर इसको हमें बचाना भी है, ताकि ख़ुद गर्ज़ लोगों के हाथ में जाके फिर वो लोग आके झाड़ों को काट के करके ये बर्बाद करे, ये नहीं करे जैसा, इसकी प्रोटेक्शन भी हमको करना है बोल के ये भी वो लोग समझ गए थे। NHK रेडियो मतलब कि सवाल आ रहा है वंगरी माथाई को, व्हाट ट्रांसफॉर्मेशंस डिड यू सी, ये करने के बाद में क्या बदलाव देखे। ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर्मेशन मतलब कि बनाना, ट्रांस मतलब कि बदल के, क्या बदलाव देखे आप इससे। वंगरी माथाई, वन ऑफ द बिगर, देखिए यहाँ पर ये जो वर्ड है बिगर है, रॉन्ग है, ये बिगर नहीं रहता, वहाँ पे बिगेस्ट रहना चाहिए, क्योंकि बिगर द आने के बाद में वहाँ पर बिगर नहीं आता, क्योंकि द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री से पहले आता है और बिग पॉजिटिव डिग्री है, बिगर कंपैरेटिव है, पॉजिटिव डिग्री होता है बिगेस्ट। तो ये यहाँ पर मिसप्रिंट है, क्योंकि जब प्रिंट करते हैं तो शायद कंटेंट रीडर्स इस पर ज़्यादा गौर नहीं करे, इसलिए यहाँ पर बिगर रॉन्ग रह गया। इसको बिगर को निकाल कर यहाँ पर आप लोग बिगेस्ट यूज़ करना। वन ऑफ द बिगेस्ट, एक सबसे बड़ा, मतलब कि बहुत सारे हुए बड़े बड़े, वन ऑफ द बिगेस्ट ट्रांसफॉर्मेशंस, यहाँ पे देखिए प्लूरल फॉर्म है, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ट्रांसफॉर्मेशंस है। ट्रांसफॉर्मेशंस मतलब कि बदलाव हैं, कई बदलाव आए, कई बदलाव है, प्लूरल है, ये जमा है, कई बदलाव में से एक सबसे बड़े कई बदलाव हुए, जिसमें से एक ये था, दैट आई सो वॉज दैट एबिलिटी ऑफ एन ऑर्डिनरी इलिटरेट वुमेन to get to understand and to be able to plant trees that in 5 or 10 years became big trees, and she was able to cut them and be able to give herself energy, to be able to sell those trees and give herself an income, to be able to feel confident that she had done something for herself. तो बहुत बड़ा बदलाव ये था, कई बदलाव थे बहुत बड़े बड़े, लेकिन उसमें से सबसे बेहतरीन जो बता रहे हैं ये था कि एक औरत, एक आम औरत, एक आम खातून जिसको पढ़ना आता नहीं, लिखना आता नहीं, कुछ करना नहीं आता, वो इस लायक हो गई समझने के और करने के कि वो बीज लगा के उससे बड़े बड़े पेड़ उगाने लगी, बड़े बड़े झाड़ों को उगाने लगी, जंगल बनाने लगी। एक ये था। फिर क्या थी, 5 से 10 सालों में एक अच्छा सा जंगल तैयार कर दी एक औरत, और फिर ये उसको काटने के काबिल बन गई, उसको काट के अपने लिए लकड़ी जलाने के लिए इस्तेमाल कर सकी, अपने तामीरात का कुछ काम था उसमें भी इस्तेमाल कर सकी, और इतने ज़्यादा लग गई थी कि वो बेच के उससे एक इनकम भी हासिल करी, मतलब कि पैसा भी कमाने लग गई थी वो। और इससे क्या होता, एक कॉन्फिडेंस आता ख़वातीन में, लेडीज़ में क्या है, एक जब कमाने लगते हैं, जब अपने से इनकम आता है, अपनी मेहनत से जब कमाते हैं, तो उनमें एक हिम्मत भी आती है, कॉन्फिडेंस भी आता है
कि हम भी अपने लिए कुछ कर सकते हैं, किसी पे डिपेंड नहीं हैं। दैट सेंस ऑफ प्राइड, उससे क्या है, एक फ़ख्र जहाँ महसूस करती है औरत, गुरूर की बात नहीं कर रही मैं, फ़ख्र मतलब कि अपने आप में एक इत्मीनान होता है कि हम भी अपने लिए कुछ कर ले सकें। सेंस ऑफ डिग्निटी, एक इज़्ज़त की, डिग्निटी मतलब कि किसी के पास मांगने की ज़रूरत नहीं है, अब उनको वो ख़ुद कमाने के लायक हो गई हैं। दैट दे आर नॉट बेगिंग, अब उन्होंने किसी से कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं। दैट दे आर डूइंग थिंग्स फॉर देमसेल्व्स वॉज वेरी एम्पावरिंग, और वो अपने लिए कुछ कर सक रहे हैं, वो बहुत ही बड़ा बदलाव था जो वहाँ के ख़वातीन में आया था। दैट ट्रांसफॉर्मेशन वॉज वेरी पावरफुल, बहुत ही ताकतवर ट्रांसफॉर्मेशन था कि जो ख़वातीन बस डिपेंड रहते थे, कुछ भी नहीं रहता था, हमको ये होना हमको वो होना बोल के जो हमेशा शिकायतें करते रहते थे, आज वो ख़वातीन पूरी तरीके से सेल्फ सफिशिएंट बन चुके थे कि वो अपने लिए हर चीज़ हासिल कर सक रहे थे। द अदर इज़ द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लैंडस्केप, दूसरा जो बदलाव था वो था ज़मीन का। प्लेसेस वेयर देर वॉज डस्ट देर आर नो मोर डस्ट, वो जगह जहाँ पर सिर्फ मट्टी धूल उड़ती थी वहाँ पर अब कोई धूल नहीं थी। क्यों? जब जंगल होता है तो मैं बताइए आप लोगों को, पहले जब जंगल होता है तो बारिश जब होती है तो बारिश का पानी पौधों की जड़ें जो रहती है, झाड़ों की जड़ें जो होती है अपने में खींचती है, उससे ज़मीन तर हो जाती है, वहाँ पे धूल निकलती वहाँ से नहीं, ज़मीन अच्छा बैठी हुई रहती है। अब कहीं भी वैसा धूल मट्टी नहीं थी। देर आर ट्रीज, क्या थे? झाड़ा थे। इवन बर्ड्स एंड रैबिट्स, झाड़ रहे तो क्या होता है, परिंदे भी आते हैं और जानवर भी आते हैं, जैसे रैबिट्स किसको बोलते हैं? खरगोश। दे कम बैक एंड दे मेक द एनवायरनमेंट वेरी ब्यूटीफुल। अब ये झाड़ जंगल लग जाने से क्या हुआ, पूरे चिड़ियाँ परिंदे जानवर भी वापस आ गए, जिससे माहौल और भी खूबसूरत बन गया। There is a shade and sometimes even dry springs come back because the water is not running, the water is going into the ground. Very profound transformation. अब कभी कभी वहाँ पर ड्राई स्प्रिंग्स हुआ करते थे। ड्राई स्प्रिंग्स मतलब कि स्प्रिंग वो सीज़न होता है जब फूल खुलते हैं। आप लोग देखते हैं हर बार कभी भी फूल, मतलब कि आप आम की झाड़ों को देखिए, कभी अमरई को गए तो आम होने से पहले झाड़ों पे फूल लगता है, तो ये फूल भी खिलने लगे थे। ये स्प्रिंग ड्राई मतलब कि बारिश तो नहीं हो रही मगर फूल फिर भी खिलता था। क्यों? क्योंकि ज़मीन के अंदर पानी था। ये पानी की मदद से झाड़ों में, पेड़ों में, पौधों में फूल भी आ रहे थे, जो क्योंकि ज़मीन के अंदर पानी था। ये प्रोफाउंड, वेरी प्रोफाउंड मतलब कि बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा बदलाव था। And the other transformation that I saw was the willingness of the people to fight for their rights, to decide that they have a right to a good, clean environment, to decide that they will fight for their forests, they will protect their forests, and they will not allow corrupt leaders to take their public land. और सबसे बड़ा तीसरा बदलाव क्या था कि लोगों में एक ये था विलिंगनेस, मतलब कि इसके लिए लोग तैयार थे कि अब हम हमारे ये माहौल को बचाएंगे। इसको कैसे बचाना है? जो भी लीडर्स जनरली क्या करते हैं, लीडर्स आते हैं जंगलों को काट के जो बेच लेते हैं अपने गरज के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। इसको अब हम नहीं होने देंगे, हम अब इसको, ये माहौल को बचा लेंगे, इनके ख़िलाफ़ लड़ेंगे। अब किसी भी लीडर को हम हमारे माहौल का नुकसान करने नहीं देंगे, झाड़ों को काटने नहीं देंगे बोल के ये भी एक ये लोगों का ये डिसाइड कर चुके थे कि हम उनसे लड़ेंगे अगर कोई हमारे माहौल को अब नुकसान पहुंचाने के लिए आएंगे, क्योंकि बड़ी मेहनत से लगाए थे। ठीक है, यहाँ तक कि पब्लिक लैंड मतलब कि वो गवर्नमेंट की लैंड को ही पब्लिक बोलते हैं। जो भी गवर्नमेंट का होता है वो पब्लिक का होता है, सबका होता है वो। NHK रेडियो, हाउ डू यू थिंक यू कैन इन्फ्लुएंस द रेस्ट ऑफ अफ्रीका? आप कैसे समझते हैं कि आप बाकी अफ्रीका को मुतासिर कर सकेंगे? ऐसा होता है ना, एक का देख के एक करना, एक का देख के एक करें, जिससे अच्छा भी होता है। अगर किसी का गलत देख के गलत करें तो गलत भी बहुत बड़ा हो सकता है, लेकिन गलत ज़्यादा लोग नहीं करते। अगर कोई गलत कर रहा तो उस पर ज़्यादा लोग अमल नहीं करते, लेकिन कोई अच्छा कर रहा है तो उस पर बहुत सारे लोग अमल करते हैं। जैसे कि आप लोग शायद 8th क्लास में है द न्यू ब्लू ड्रेस पढ़े होंगे,
ठीक है। 8th क्लास में एक लेसन है, देखिए द न्यू ब्लू ड्रेस के एक टीचर जो है एक स्टूडेंट को एक ब्लू ड्रेस ला के देती है और उससे कितना बदलाव आता है वो एक ड्रेस से। तो एक छोटे सा काम जो अच्छा होता है उससे बहुत बड़े अच्छे काम शुरू होते हैं। तो यहाँ पर सवाल भी यही कर रहे हैं उन्होंने कि आप बाकी अफ्रीकन्स को कैसे इंस्पायर करेंगे, आपका ये जो काम चल रहा ये दूसरे अफ्रीकन कंट्रीज़ पे क्या असर देगा। Wangari Maathai, our efforts will inspire other people to stop wasting their resources and their youth in wars and instead engage in creating a peaceful environment, more peaceful states. तो क्या बोल रहे हैं ना, हमारी जो ये काम है, एफर्ट्स मतलब कि हम ये जो ताकत लगा रहे हैं, ताकत का मतलब नहीं वक्त लगा रहे हैं, हमारी जो कोशिशें हैं, एफर्ट्स यहाँ पर कोशिशें हैं, विल इंस्पायर, हाँ लोगों को ऐसे असरअंदाज होंगी लोगों पे कि वो लोग जो भी रिसोर्सेस है उसको वेस्ट करना छोड़ेंगे और वो लोग अपना यूथ भी जंगों में भेज के बर्बाद नहीं करेंगे। क्योंकि जंग क्यों होती है, ये रिसोर्सेस के लिए ही तो जंग होती है ना। तो अपने नौजवानों को उन जंगों से बचाएंगे ताकि हर किसी के पास अगर रहेंगे तो कोई किसी को मारने नहीं जाएंगे, किसी पे कब्जा करने नहीं जाएंगे। इस तरीके से उनका नौजवान भी बचा रहेगा। एंड इंस्टेड उसके बजाय क्या करेंगे ये लोग, क्रिएटिंग ए पीसफुल एनवायरनमेंट, एक अच्छा अमन भरा माहौल बनाने में लग जाएंगे। मोर पीसफुल स्टेट, और बहुत ही अमन पसंद अमन वाला मुल्क बनाने की कोशिश करेंगे। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द फैक्ट दैट नाउ इन अफ्रीका यू सी न्यू एफर्ट्स ऑफ इंश्योरिंग दैट अफ्रीकन्स एंगेज इन डायलॉग। अब यहाँ पे और बोल रहे हैं कि मैं बहुत खुश हूँ इस बात से कि अफ्रीका में देखिए आप ये जो कोशिशें हो रही हैं इंश्योरिंग दैट अफ्रीकन्स एंगेज इन डायलॉग, मतलब कि जंग छोड़ दे के, लड़ाइयाँ छोड़ दे के आपस की बातचीत में लगे हुए हैं। दैट दे इन्वेस्ट इन पीस निगोशिएशंस ऑफ फॉर कॉन्फ्लिक्ट्स, अब तक जो भी लड़ाइयाँ हो रहे थे आपस में एक दूसरे से, उसको जो है सो एक पुरअमन तरीक़े से इस पे डायलॉग्स मतलब कि बातचीत कर रहे हैं और उसको सेटल करने की कोशिश कर रहे हैं। दैट वी मैनेज आवर एनवायरनमेंट, कि हम अपना एनवायरनमेंट किस पे बातचीत कर रहे हैं कि हम अपने माहौल को मैनेज करेंगे, सही तरीके से अच्छा बनाएंगे। वी मस्ट रिस्टोर आवर एनवायरनमेंट एंड ट्राई टू इंश्योर दैट वी डू नॉट फाइट बिकॉज वी आर अलाउिंग द एनवायरनमेंट स्पेशली द लैंड टू बी डिग्रेडेड एंड देन वी फाइट ओवर एग्रीकल्चरल लैंड एंड ग्रेजिंग लैंड। क्या बोल रहे हैं उन्होंने यहाँ पर, वी मस्ट रिस्टोर, मतलब कि जो हमारा माहौल है इसको हम बचाए रखना, या ख़राब हो गया है तो उसमें फिर पेड़ पौधे लगा के अच्छा करना। और इसका भी यकीन होना चाहिए कि हम लड़ाई नहीं लड़ेंगे किसी से, बिकॉज वी आर अलाउिंग द एनवायरनमेंट, क्योंकि हम जो है एनवायरनमेंट को और स्पेशली ज़मीन को, झाड़ काटने से क्या होता है ज़मीन ख़राब होती है, इसको हम डिग्रेड करना, मतलब कि जो सही ढंग में है उसको बड़े ही खस्ता हाल में कर देना, उसको बोलते हैं डिग्रेड। एंड देन वी फाइट ओवर, अब उसके बाद में पहले तो ज़मीन को बर्बाद कर देते हैं, झाड़ों को काट के, पौधों को काट के, फिर उसके बाद क्या करते हैं अपन, लड़ना शुरू कर देते हैं कि ये एग्रीकल्चरल लैंड, मतलब कि जहाँ पर अपने खाने पीने के लिए जो सामान, जो फसल होती है वो एग्रीकल्चरल लैंड होती है। ग्रेजिंग लैंड उसको बोलते हैं जहाँ पर जानवर जाके चरते हैं, जैसे कि घास हरियाली वगैरह जो होती है मैदानों में, जहाँ पर जाके जानवर चारा चरते हैं, घास खाते हैं, वो जगह को ग्रेजिंग लैंड बोलते हैं। I see a lot of hope in what is happening in Somalia, what is happening in Sudan, what is happening in West Africa. बोल रहे हैं कि मेरे को बहुत उम्मीद है जो भी हम देख रहे हैं आज सोमालिया में जो हो रहा, सुडान में जो हो रहा और वेस्ट अफ्रीका में जो हो रहा, ये देख के मेरे को बहुत उम्मीद लगी हुई है इसकी के माहौल इंशाल्लाह अच्छा होगा। I see a lot of African leaders encouraging each other to engage in dialogue, और बड़े बड़े अफ्रीका के जो लीडर्स हैं उनको भी मैं देख रही हूँ कि वो आपस में बातचीत में लगे हुए हैं कि लड़ाई लड़ने के बजाय हम अपने माहौल को, हम अपने मुल्क को कैसे अच्छा बना सकते हैं, कैसे तरक्की कर सकते हैं, इसकी बातचीत, डायलॉग्स मतलब के बातचीत में लगे रहना। व्हाट इज़ द वन थिंग, NHK रेडियो पूछ रहे हैं, व्हाट इज़ द वन थिंग वी कैन डू, वो एक चीज़ क्या है जो हम कर सकते हैं, ये सवाल है इनका। अब देखिए क्या बोल रहे हैं वंगरी माथाई, फॉर मी माई ग्रेटेस्ट एक्टिविटी इज़ टू प्लांट ए ट्री, मेरे लिए सबसे बड़ी चीज़ जो होती है वो सिर्फ एक पौधा लगा दो।
I think that a tree is a wonderful symbol for the environment, and when we plant a tree, we plant hope. बोल रहे हैं कि माहौल के लिए, अच्छे माहौलियात को रिप्रेजेंट करने के लिए, शनाख्त के लिए एक झाड़ एक अच्छा सिंबल है। आप एक झाड़ लगा दिए तो वहाँ पर क्या दिखता है? हरा, एक हरे भरेपन की एक अच्छे माहौल की निशानी है वो, ठीक है। तो आप एक झाड़ लगा दो। आप झाड़ जब लगाते हैं, आप एक पौधा जब लगाते हैं, तो आप सिर्फ पौधा नहीं बल्कि एक उम्मीद लगाते हैं। उम्मीद क्या रहती है कि ये पेड़ बड़ा होगा, जब तक हम नहीं रहेंगे, बच्चे रहेंगे, वो लोग इसका फल खाएंगे, वो लोग इससे इस्तेफ़ादा हासिल करेंगे, फ़ायदा मिलेगा वो लोगों को इससे। वी प्लान द फ्यूचर फॉर आवर सेल्फ, फॉर आवर चिल्ड्रन, फॉर द बर्ड्स। जब हम एक झाड़ लगाते हैं, क्या क्या उम्मीद रहती है उसके साथ? कि ये हमको भी फ़ायदा देगा, हमारे बच्चों को भी देगा और परिंदों को भी फ़ायदा पहुंचेगा इससे। वी प्लान समथिंग दैट विल लास्ट लॉन्ग आफ्टर वी आर गॉन। और जब हम एक झाड़ लगाते हैं तो वो क्या लगा रहे हैं हम वहाँ पर? इतने साल रहेगा, वो हम चले भी जाएंगे लेकिन वो झाड़ कायम रहेगा और उससे फ़ायदा हमारे आने वाले जनरेशन्स को मिलेगा और उससे फ़ायदा जो है जनरेशन टू जनरेशन चलता रहेगा। क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए झाड़ जो है इनकी ज़िंदगी हज़ारों साल की है, ठीक है। ये अपनी ज़िंदगी क्या है, मैक्सिमम 60, 70, 80 या 100 ले लो, लेकिन झाड़ों की ज़िंदगी हज़ारों साल की रहती है। अगर उनकी सही देखभाल हुई, अच्छे से उनको मेंटेन करे, काटे नहीं, तो इन लोगों की ज़िंदगी हज़ारों साल की होती है। और ये जो है हमारे आने वाले जो भी जनरेशन है, कई जनरेशन्स तक इस झाड़ का फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये था यूनिट 6 का फर्स्ट ए रीडिंग वंगरी माथाई बायोडाइवर्सिटी का। अब इंशाल्लाह अगले फिर वीडियो में मैं आप लोगों को इसका बी रीडिंग का भी एक्सप्लेनेशन दूंगी। आप लोग ये वीडियोस कंटिन्यूसली देखिए, क्योंकि लेसन बड़ा था इसलिए मैं 2 हिस्सों में करके डाली इसको। लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए, ताकि क्योंकि जनरली होता यह है कि स्कूल्स में जो है, बाज़ स्कूल्स में उर्दू का बिल्कुल एक्सप्लेनेशन नहीं होता है और बच्चों को सब बच्चे इंग्लिश टू इंग्लिश समझने में से कासिर होते हैं। उनके हेल्प के लिए बच्चे हैं या बाज़ जूनियर टीचर्स हैं जो आज नए जो 10th पढ़ाने के लिए, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स में मैं देख रही हूँ कि जो नए बच्चे आते हैं उन लोगों को हाई स्कूल दे देते हैं, जिनको मुश्किल होता है पढ़ाने के लिए। ऐसे टीचर्स के लिए भी मेरे वीडियोस बहुत हेल्पफुल रहेंगे। आप लोगों को अगर कोई और लेसन का या किसी भी ग्रामर पार्ट का आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं और लाइक ज़रूर कीजिए वीडियो देखने के बाद। सब्सक्राइब माय चैनल। इंशाल्लाह वी शैल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो विद सम अदर लेसन। अंटिल दैट, अल्लाह हाफिज़।